गुड मॉर्निंग एट्थ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम विज्ञान में अध्याय 15 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं पढ़ेंगे। आपने कक्षा 7th में पवन, तूफान और चक्रवात के बारे में पढ़ा ही होगा और आपको ये जानकारी है कि चक्रवात मानव जीवन तथा संपत्ति को अत्यधिक क्या करता है, क्षति पहुंचा सकता है। आपने यह भी जाना था कि कुछ सीमाओं तक हम इन विनाशकारी परिघटनाओं से अपना बचाव कर सकते हैं। अब हम इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इन घटनाओं से विनाश होता है, इसलिए इसको विनाशकारी परिघटना के नाम से जाना जाता है। जैसे तड़ित, भूकंप, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तड़ित। तड़ित क्या होता है? तड़ित नाम आपने सुना होगा या आज सुन रहे होंगे। तो विद्युत के तार ढीले हो जाने पर आपने विद्युत खंभों पर चिंगारियाँ निकलते हुए देखा ही होगा। यह घटना उस समय बहुत अधिक होती है जब बहुत तेज क्या चलने लगती है, पवन यानी वायु चलने लगती है और तार हिलने लगते हैं। आपने सॉकेट में प्लग के ढीले होने पर भी चिंगारी निकलते देखी होगी। जब आप प्लग लगाते हैं और स्विच ऑन करते हैं तो कई बार क्या होता है, उसमें से क्या निकलती है, चिंगारी निकलती है। ये किस कारण होता है? तड़ित। तो तड़ित भी एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी ही है। प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझ पाते थे, वे इससे डरते थे। वे सोचते थे कि भगवान के क्रोध के कारण ये सब हो रहा है। तो वास्तव में यह क्या बात है? बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होता है। जैसे बिजली, जब बारिश के समय बिजली कड़कती है और हमें आसमान में दिखाई देती है। परंतु इन घातक चिंगारियों से आप अपने बचाव के लिए कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। चिंगारियां जिनके विषय में यूनानी जानते थे, और ये कब जानते थे? 600 ईसा पूर्व। पहले प्राचीन यूनानी ये सब जानते थे। जब एम्बर यानी एक प्रकार की राल को फर से रगड़ते हैं तो यह बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेती है। आपने देखा होगा कि जब हम ऊनी या पॉलिएस्टर के वस्त्र उतारते हैं तो आपके बाल क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। यदि आप अंधेरे में इन वस्त्रों को उतारते हैं तो आप चट ध्वनि के साथ साथ चिंगारी भी देख सकते हैं। ज़्यादातर ये ठंड के मौसम में होता है। जैसे अभी ठंड चल रही है, हम अगर स्वेटर या शॉल हमारे शरीर से अलग करते हैं तो क्या होता है, चिंगारी निकलती दिखाई देती है और चट की आवाज़ भी आती है। 1752 यानी 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है। परंतु इस तथ्य के साकार होने में कितने वर्ष लगे? 2000 वर्ष लगे। अब हम विद्युत आवेशों के बारे में, उनके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्युत आवेशों को, प्रकृति को समझने के लिए कुछ क्रियाकलाप करना आवश्यक है। परंतु इसके पहले हम उसे खेल के रूप में भी आपने खेला भी होगा और आपको याद भी होगा। जब आप प्लास्टिक के पैमाने को अपने सूखे बालों में रगड़ते हैं, हमेशा आप देखा होगा, आपने बच्चे भी करते हैं और आप लोग भी कर ही चुके होंगे ये सब चीज़ें खेल में। क्या करते हैं हम, प्लास्टिक के किसी सामान को, या मान लीजिए आपके बॉक्स में, पेंसिल बॉक्स में स्केल है, स्केल को जब आप अपने बालों पर लगड़ते हैं और कुछ कागज़ के टुकड़ों को उसके पास लाते हैं तो वो क्या होते हैं, कागज़ के टुकड़े उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। और ये हम किसी भी प्लास्टिक के सामान से कर सकते हैं। जब प्लास्टिक के रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो विद्युत आवेश अर्जित कर लेते हैं। जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों पर क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से कंघी उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है और बाल हमारे क्या होने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस तरह से आवेश उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ पर पेज नंबर 186 में एक क्रियाकलाप दिया है कि 2 गुब्बारे लीजिए और इन्हें इस प्रकार लटकाइए कि दोनों एक दूसरे को स्पर्श ना करें, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। हमें क्या लेना है, 2 गुब्बारे फुलाकर उन्हें इस तरह से लटकाना है कि वो एक दूसरे से टकराए ना। अब क्या करना है, दोनों गुब्बारों को किसी ऊनी कपड़े से रगड़िए। एक ऊनी कपड़ा लेना है और उससे उन गुब्बारों को रगड़ना है और थोड़ी देर के लिए आप उसे छोड़ दीजिए। आप क्या देखेंगे, दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा।
इस क्रियाकलाप को हम एक पेन के द्वारा भी कर सकते हैं। हमें क्या करना है, एक बीकर लेना है और उसमें जो बेकार रिफिल होती है जो पेन की, उसको पॉलीथीन से रगड़ना है। कांच के गिलास में या बीकर में लेकर उसको स्टेन के भांति उपयोग करते हुए गिलास में रख देना है। और दूसरी रिफिल को क्या करना है, उस पर भी हमें क्या करना है, पॉलीथीन रगड़ना है। आवेशित रिफिल के निकट उसे लाइए तो क्या होगा, रिफिल का आवेशित सिरा आपके हाथों से न छुए, इस तरह से उसको रखना है। दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण। इस क्रियाकलाप में हम ऐसी आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाए थे जो उसी पदार्थ से बनी थी। यदि भिन्न पदार्थों से बनी दो आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाए तो आप पाएंगे कि उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो ये प्रेक्षण क्या निकलता है इससे कि एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित किया। एक आवेशित रिफिल ने दूसरी आवेशित रिफिल को भी क्या किया, प्रतिकर्षित किया। परंतु एक आवेशित गुब्बारे ने आवेशित रिफिल को आकर्षित किया। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं, एक है प्रतिकर्षित और दूसरा आकर्षित। यहाँ दिया है कि मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को क्या कहते हैं, धनावेश। इस प्रकार दूसरा कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश। जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़ें तो आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ के निकट लाते हैं तो दोनों के बीच क्या हो जाता है, आकर्षण होता है। आपके विचार से क्या जानेंगे कि हम प्लास्टिक स्ट्रॉ पर किस प्रकार का आवेश हमें होना चाहिए, ऋण आवेश होना चाहिए, सही है। रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होता है, स्वयं गति नहीं करता जब तक कि हम उस पर गति ना करवाएं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। ये हम छोटी कक्षा में इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब आवेश का स्थानांतरण कैसे होता है ये पढ़ेंगे। तो एल्यूमीनियम की पन्नी की पट्टियाँ पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिफिल से आवेश प्राप्त करती है। याद रहे कि धातुएं विद्युत की अच्छी तरह से क्या होती है, चालक होती है। समान आवेश वाली पट्टी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है और फेल हो जाती है। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, और इस युक्ति को विद्युतदर्शी भी कहते हैं। तो हम ये जान गए हैं कि विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है। ऐसा हम क्रियाकलाप के द्वारा समझ सकते हैं। पेपर क्लिप के सिरे को धीरे से हाथ से स्पर्श कीजिए। ऐसा करते ही आप पन्नी की पट्टियों में एक परिवर्तन देखेंगे और आपकी मूल स्थिति में वो वापस आ जाएगी। तो पन्नी की पट्टियों को आवेशित करने तथा पेपर क्लिप को स्पर्श करने की क्रिया को दोहराइए और हर बार क्या होगा, आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि हाथ से पेपर क्लिप को स्पर्श करते हैं और पन्नी की पट्टियाँ सिमट जाती हैं। इस कारण यह स्पर्श करने पर पन्नी की पट्टियों का आवेश हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है और पन्नी की पट्टियाँ अनावेशित हो जाती हैं। तो किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भू संपर्कण कहते हैं। ये तो हमने आवेश के बारे में जाना कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं और उसका स्थानांतरण कैसे होता है। हमने दो आवेश देखे, कौन कौन से आवेश, एक तो देखा हमने ऋण आवेश और दूसरा धन आवेश। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि तड़ित की कहानी क्या है, तड़ित क्या होता है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो आपने कक्षा 7वीं में पढ़ा था कि गरज वाले तूफानों से बनते समय क्या होती है, वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती है और जल की बूंदें नीचे की ओर आती हैं। इस प्रबल गतियों के कारण क्या होता है, आवेशों का पृथक्करण होता है। एक प्रक्रिया द्वारा जिसे हम अभी पूर्णतः नहीं समझा सके, बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धनावेश एकत्र होता है। देखा होगा आपने, बारिश के समय ऐसा होता है कि जो बादलों के ऊपरी किनारे होते हैं वहाँ पर कौन सा आवेश एकत्रित होता है, धनावेश, और ऋणावेश बादलों के निचले सिरे पर संचित हो जाता है। तो धरती के निकट भी धनावेश का संचय होता है। धनावेश क्या होता है, संचय होता है उसका, वो इकट्ठा होता है। जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो वायु जो विद्युत की
हीन चालक है, उसमें प्रवाह वो प्रवाह को नहीं रोक पाती। और फिर क्या होता है, जो ऋणात्मक और धनात्मक आवेश है वो दोनों मिलते हैं, और जैसे ही ऋणात्मक और धनात्मक आवेश मिलते हैं तो एक प्रकाश निकलता है इसमें से, जो धारियों के रूप में होता है, और इसमें कई बार ध्वनि भी उत्पन्न होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, तड़ित। इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन भी कहा जाता है, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार से बिजली चमकती है। धन आवेश और ऋण आवेश जब मिलते हैं तो एक प्रकाश उत्पन्न होता है, और ऐसी रेखा हमें दिखाई देती है। यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है और इसके प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में नोट करना है।